प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। छात्रों, इसके पहले वाले वीडियो नंबर 1 में हमने संधि के भेद में स्वर संधि को बताया था आपको। आज हम बताएंगे आपको हमारे वीडियो नंबर 2 में व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के भेद कितने होते हैं वो हम वीडियो नंबर 1 में आपको बता चुके हैं। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भेद नंबर 1। व्यंजन संधि का पहला भेद कौन सा है? व्यंजन संधि का पहला भेद है परसवर्ण संधि। व्यंजन संधि का पहला भेद है परसवर्ण संधि। प्रिय छात्रों, समझने की बात यह है कि जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, परसवर्ण संधि। बाद वाला जो पर कहते हैं बाद वाला, पूर्व पहले वाला, और पर कहते हैं बाद वाला। परसवर्ण संधि में क्या होना है कि जो बाद वाला, अब इसको हम यहां से समझते हैं। अपदांत अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन हो तो अनुस्वार को उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। क्या समझाने की कोशिश की है इन्होंने? अपदांत अनुस्वार के बाद, अनुस्वार कहते हैं माँ को। अब ये समझ लो अनुस्वार क्या है। ये है अनुस्वार। ये जो माँ है, ये जो माँ दिखाई दे रहा है, ये है हमारा अनुस्वार। अपदांत अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन हो, कोई से भी वर्ग का कोई भी व्यंजन होगा तो अनुस्वार उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। यहां से समझिए, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। आपका पहला एग्जाम्पल है गुम और फित। जो ये फ है, ये पवर्ग का प फ द्वितीय अक्षर है। पवर्ग का कौन सा अक्षर है? द्वितीय अक्षर है। अब इनका कहना ये है दिवम गतः। ये माँ और ये क ख ग तीसरा अक्षर है। कुम और ठित, ट और ठ ये दूसरा अक्षर है। कम और ठ, ट और ठ ये दूसरा अक्षर है। अम ये अपदांत अनुस्वार है। इसके बाद क्या है? क। अब इनके कहने का मतलब है अपदांत अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन हो तो अनुस्वार उसी वर्ग का 5वां हो जाता है। तो अब जो ये अनुस्वार है उसके स्थान पर इस वर्ग का 5वां हो जाएगा। जैसे प वर्ग का 5वां क्या होगा? पा फा बा भा माँ। तो इसको भी माँ को, ये माँ है ही, प वर्ग का 5वां अक्षर ही है माँ, तो वही होना है गुम फितः दिवम गतः। अब ग, क वर्ग का तीसरा अक्षर है ग, क ख ग ये तीसरा अक्षर है। अब इस क वर्ग का माँ के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? 5वां होगा, तो क ख ग घ अंगा। क वर्ग का 5वां अक्षर ङ है। ये हुआ है किसके स्थान पर? माँ के स्थान पर। यहाँ तो जो फ था, ये जो प वर्ग का फ था, तो फ के स्थान पर, फ तो ऐसा ही रहा, माँ के स्थान पर क्या हुआ? प वर्ग का 5वां अक्षर। तो प वर्ग का 5वां अक्षर पा फा बा भा माँ ही होता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था। गुम आधा लिखा था, गुम माँ पे हलंत था, और ये लिखा है फितः। तो चूंकि फ प वर्ग का दूसरा अक्षर है तो होना क्या है? इसी वर्ग का 5वां अक्षर होना था माँ की जगह पर। तो माँ प वर्ग का 5वां अक्षर पहले से ही है, प फ ब भ माँ, इसलिए यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, गुमफिता लिखा गया। अब आया दिवम गत। ये जो ग है ये क वर्ग का तीसरा अक्षर है, क ख ग। तो जो ग है क वर्ग का तीसरा अक्षर, तो अब माँ के स्थान पे भी क वर्ग का 5वां अक्षर होना चाहिए। तो क्या होगा? क ख ग घ ङ।
तो ये जो हो गया ग, ये अंगा ये यहाँ पे हो गया, और जो ग है उसके नीचे लग गया, तो बना आपकी संधि दिवंगतः। आप और नहीं समझ में आए तो आगे के एग्जाम्पल जितने जितने पढ़ेंगे आपको क्लियर होता चला जाएगा। ये लिखा है कोम और ये लिखा है ठिथ। अब ठ, ट और ठ, ट वर्ग का दूसरे नंबर का अक्षर होता है ठ। अब माँ के स्थान पर ट वर्ग का 5वां अक्षर होना चाहिए, तो ट वर्ग का 5वां अक्षर क्या होता है? ट ठ ड ढ अणा, ये होता है, ये होता है आधा। तो ये हमारा लिखा है कुंठितः, ये लिखा है यहाँ पे अणा आधा। कम और ठ, ठ सेम वही चीज है, ट और ठ दूसरा अक्षर है, तो माँ के स्थान पर सेम वही चीज हुई है। अम और कितः, अब क वर्ग का पहला अक्षर है, तो माँ के स्थान पर क वर्ग का 5वां अक्षर होगा, तो ये अंगा लिखा हुआ है, ठीक है। अम और चितः, च वर्ग का पहला अक्षर च है, तो माँ के स्थान पर च वर्ग का 5वां अक्षर होगा, तो च छ ज झ जो यहाँ है ये है च वर्ग का 5वां अक्षर। शाम और तह, ये त है त वर्ग का पहला अक्षर, तो माँ की जगह पे त वर्ग का 5वां अक्षर होगा, ता था दा धा ना, तो ये लिखा है आपका ना। एक बार फिर से समझ लो इसको। अपदांत अनुस्वार के बाद, ये जो पद के अंत में क्या है? अनुस्वार है, इसके बाद कोई भी व्यंजन हो, यही समझाया है इसमें, कोई भी व्यंजन हो तो अनुस्वार को उसी वर्ग का 5वां वर्ण होता है। जो इधर है, जिस वर्ग का इधर अक्षर है, उसी वर्ग का अनुस्वार को 5वां अक्षर होगा। ये जो प ग ढ ठ क च त ट, ये जो हैं, ये जिस वर्ग के हैं, माँ को उसी वर्ग का 5वां अक्षर हो जाएगा। ये थी आपकी पर सवर्ण संधि। पर सवर्ण संधि का मतलब है बाद वाला जो अक्षर है उसी वर्ग का माँ को 5वां अक्षर होना है। ये थी आपकी पर सवर्ण संधि। अब व्यंजन संधि के अंतर्गत दूसरी संधि आती है हमारी छत्व संधि। कौन सी संधि आती है? छत्व संधि। इसको समझने का प्रयास करेंगे छात्रों। यदि किसी भी वर्ग के, अब मेरे ख्याल से आप वर्गों से अगर अवगत नहीं हैं तो मैं आपको बता दूं कि वर्ग कितने होते हैं। यहां से मैं आपको एक चीज और समझाने का प्रयास करूंगी। पहला वर्ग होता है हमारा क वर्ग। इसके अंदर आता है क, ख, ग, घ और ङ। क ख ग घ ङ, 1 2 3 4 5। दूसरा क च, दूसरा वर्ग होता है हमारा च वर्ग। उसमें च, छ, ज, झ, या। क च ट, ट वर्ग होता है। कौन सा होता है इसके बाद? ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण। ट ठ ड ढक्कन वाला ढ और ये अणा। दिख रहा है आपको? क च ट त, त वर्ग हुआ। त वर्ग में आएगा हमारा त, थ, द, ध, न। प वर्ग आएगा इसके बाद। प वर्ग में आएगा प, फ, ब, भ, म। ये मैंने आपको इसलिए समझाया है क्योंकि अगली जो संधियां हम पढ़ेंगे बार बार वर्ग के तीसरे चौथे पांचवे अक्षर आएंगे, तो आपको यही नहीं पता होगा कि वर्ग क्या होता है, तो आपको समझने में डिफिकल्टी आएगी। तो हम वर्ग को याद करने के लिए सिंपल सा तरीका है, हम याद करेंगे क, च, ट, त, प। हमारे वर्ग होते हैं क, च, ट, त, प। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये अगर इसको एक सांस में याद कर लेंगे हम,
क च ट त प। तो हमें हमारे वर्ग कभी ऊपर नीचे नहीं होंगे, लाइन से ही आएंगे, जैसे मैंने अभी तुरंत लिख दिया। यहाँ पर भी क्या था, वर्ग था। ये क्लियर हुआ आपको? अब यहाँ पे भी सेम चीज आएगी। यदि किसी भी वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के शब्द के अंत में होने पर, शब्द के अंत में क्या होगा, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण, और उसके बाद में शक्कर वाला श होने पर, और उसके बाद कोई भी स्वर या फिर ह या र, कोई भी स्वर भी हो सकता है, और ह या र में से कोई भी वर्ण होने पर शक्कर वाले श का विकल्प से छ होता है। विकल्प से का मतलब होता है कभी होता है और कभी नहीं भी होता। विकल्प का मतलब होता है कभी होता है और कभी नहीं भी होता है। और तवर्ग के स्थान पर चवर्ग। तवर्ग ये तवर्ग है, ता था दाधा ना। तवर्ग के स्थान पर कौन सा वर्ग हो जाता है, चवर्ग हो जाता है। इस वर्ग के अक्षर आ जाएंगे तवर्ग के अक्षरों के स्थान पर। अब समझेंगे एग्जाम्पल से। जितने भी एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हैं, एतत्, तत्, तत्, सत्, तत्, एतत्, जगत, इन सब में मुझे तवर्ग का पहला अक्षर दिखाई दे रहा है। कौन सा अक्षर दिखाई दे रहा है, तवर्ग का पहला अक्षर। बाद में लिखा है एतत् श्रुत्वा। तो इन्होंने क्या कहा था कि तवर्ग के स्थान पर चवर्ग। अब त वर्ग का पहला अक्षर है, तो हमारा त के स्थान पर चवर्ग का पहला अक्षर हो गया ये च। तो हमारा क्या हो गया, एतत् श्रुत्वा या एतत् श्रुत्वा। हम दोनों तरह से लिख सकते हैं। हमारा परिवर्तन सिर्फ यहीं पे हुआ है। तो हम बाद वाले एग्जाम्पल को देखेंगे तो बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एतत्, त के स्थान पर च हुआ तो एतत् श्रुत्वा। एतत् श्रुत्वा लिखा है। इसके बाद तत् श्रुत्वा। विकल्प से होता है छ, तो विकल्प से यहाँ पर दोनों तरह से इन्होंने लिख के दिया है। तत् श्रुत्वा भी लिखा है इन्होंने, और इन्होंने तत् श्रुत्वा भी लिखा है। त को च करके भी श्रुत्वा जोड़ा है। तत् श्लोकेन, छ करके भी जोड़ा है, तत् श्लोकेन, और तत् श्लोकेन भी लिखा है इन्होंने। सत श्रुत्वा, सच श्रुत्वा भी लिखा है और सच श्रुत्वा भी लिखा है इन्होंने। त को च करके भी लिखा है सेम श्रुत्वा जोड़ के, और त को च करके और शक्कर इसकी श्र की जगह पे छ करके भी इन्होंने लिखा है। तत् शरेण। अब त की जगह पे च हो गया और इसकी जगह पे छ हो गया, तो बन गया हमारा तत्शरेण और तत्शरेण। दो ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि विकल्प से करना है करो, नहीं करना है तो मत करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी हमारी कौन सी संधि, छत्व संधि। इसका मतलब है त के स्थान पर च होना, तवर्ग के स्थान पर च वर्ग का होना, इसलिए इस संधि का क्या नाम है, छत्व संधि है। त आगे वाले पद में होगा और उस त को हम च कर देंगे क्योंकि त वर्ग का पहला अक्षर है और च वर्ग का पहला अक्षर है। तो ये वेरी सिंपल, ये आपको सब समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं तुगागम। तुगागम, इसको हम अलग करके पढ़ेंगे तो तुक का आगम, आना। तुगागम संधि को हम पढ़ेंगे, बहुत सरल है, बहुत सरल है ये। यदि ह्रस्व स्वर के बाद, ह्रस्व स्वर कहते हैं छोटा अ, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, चाहे वो अ है, चाहे वो छोटी ई है, चाहे वो छोटा ऊ है, तो वो हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जिन्हें हम छोटा कहते हैं। छोटा अ, छोटा ऊ, छोटी ई, ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं। यदि ह्रस्व स्वर के बाद छ वर्ण हो, कौन सा वर्ण हो, छतरी वाला छ, तो उसके पहले च को उसके साथ जोड़ दिया जाता है। करना कुछ नहीं है, इन्होंने कहा है
कि ह्रस्व स्वर पहले हो। तो देखो शिव में व में अ जुड़ा हुआ है, इसमें भी अ जुड़ा है, यस से यह में अ जुड़ा है। मैंने बोला था ना सारे व्यंजन वर्ण में अ स्वर जुड़ा रहता है। अगर अ वहां से निकाल लेंगे तो व्यंजन हमारा हलंत हो जाएगा। तो स्व में भी अनु में छोटा ऊ जुड़ा है, ह्रस्व ऊ, संधि छोटी ई। इन्होंने कहा है कि अगर ह्रस्व स्वर इधर है, इधर कौन सा स्वर हो, ह्रस्व स्वर हो, और बाद में छतरी वाला छ हो, तो सब जगह आपको क्या दिख रहा है, छतरी वाला छ दिख रहा है। तो च का आगम हो जाता है। क्या होता है, आगम होता है। ये च किसी के स्थान पर नहीं होता, ये स्वतः ही आगम का मतलब आगमन, ये जोड़ दिया जाता है। ये संधि आपके पेपर में होती है एक न एक एग्जाम्पल के रूप में। तो बहुत ही सरल भी है ये। इन्होंने इनके कहने का मतलब ये है, अगर ह्रस्व स्वर इस इधर है, पूर्व पद के अंत में कोई ह्रस्व स्वर है और बाद में छतरी वाला छ है बाद वाले पद में, तो हमारा च का आगम हो जाता है। च आधा आता है, इसलिए लिखते समय हम आधा च का प्रयोग करते हैं। देखिए इधर सब जगह कौन सा च है, आधा च है। बहुत सरल है। इधर ह्रस्व स्वर होना चाहिए, इधर छतरी वाला छ हो तो च का आगम हो जाएगा। ये थी हमारी तुगागम संधि। अब हम पढ़ेंगे अनुस्वार। अनुस्वार, अब हम आपने यहाँ भी अनुस्वार को समझा था। अनुस्वार किसको कहते हैं, मो अनुस्वार, माँ को हम अनुस्वार कहते हैं। इसका सूत्र क्या है, मो अनुस्वार, माँ को हम अनुस्वार कहते हैं। ठीक है। अब यदि शब्द के अंत में माँ आए, शब्द के अंत में क्या आ रहा है, माँ, ठीक, यहीं से समझेंगे। शब्द के अंत में माँ आए और उसके बाद कोई भी व्यंजन हो, ये सब क्या आ रहे हैं, व्यंजन है इधर, तो क्या हो जाता है, माँ की बिंदी हो जाती है। ये इनके कहने का मतलब है, माँ को अनुस्वार कब होता है, यदि पूर्व पद के अंत में माँ स्वर, माँ है व्यंजन, अगर पूर्व पद के अंत में माँ दिखाई दे रहा है और बाद में कोई भी व्यंजन आए, स्वर नहीं आना चाहिए, क्या आएगा, व्यंजन आएगा, तो फिर माँ की क्या हो जाएगी, बिंदी हो जाएगी जो ऊपर लगी है। हरि हरिम बंदे, हरिम बंदे, धर्मम चर, माँ की क्या हो गई, हर जगह माँ की हो गई बिंदी। ये हुई क्यों है, क्योंकि पूर्व पद के अंत में माँ है और बाद वाले पद के का प्रथम वर्ण कोई भी व्यंजन है। तो ये थी आपकी अनुस्वार संधि। इसका सूत्र है मो अनुस्वार, अर्थात माँ को बिंदी हो जाना। बहुत सिंपल है, सरल है, समझ में आ गई होंगी। इसके बाद कौन सी संधि आई हमारी, व्यंजन संधि के अंतर्गत आई हमारी जशत्व संधि। कौन सी संधि है ये, जशत्व, जशत्व संधि को पढ़ने के लिए हमें ये चीजें ध्यान से पढ़नी होंगी। यदि प्रथम पद के अंत में स्थित वर्गों के प्रथम अक्षर हों और उसके बाद कोई भी स्वर हो या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो, पहला दूसरा नहीं, तीसरा, चौथा और पांचवा, या फिर या र ल व हो, तो वर्ग का प्रथम वर्ण भी उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे तो 2 मिनट लगेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हम एग्जाम्पल इसके देखते हैं। पृथक उच्यते, ये क्या लिखा है, पृथक उच्यते, अच और अंतः, षट और आनन, महत और दुखम, सुप और अंतः। इनके कहने का मतलब ये है कि वर्ग का कौन सा अक्षर, पहला, इधर कौन सा अक्षर है, क वर्ग का कौन सा अक्षर है, पहला, तो ये जो क वर्ग का पहला क
अक्षर है तो इस क वर्ग के स्थान पर कौन सा अक्षर हो जाएगा? इसी वर्ग का तीसरा होगा ग। तो हमारा ये क्या हुआ? पृथग उच्यते। क की जगह पे ग हो गया है और उ की मात्रा ग पे लगी है, हमारा हो गया पृथग उच्यते। अब है हमारा अच और अंतः। क्या है? अच और अंतः। च वर्ग का पहला अक्षर है च, तो पहले अक्षर के स्थान पर इसी वर्ग का हमें तीसरा, तो च छ ज, कौन सा? ज है तीसरा अक्षर। तो हमारा च को क्या हो गया? ज हो गया। हमारा शब्द बना अजंतः। षट और आनन, ये ट वर्ग का पहला अक्षर है। अब ट वर्ग का पहला अक्षर है तो इस ट को इसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा ट ठ ड, डलिया वाला ड, और उस पे अ की मात्रा लगने से क्या हो गया? ये षडानना। महत और दुखम, ता वर्ग का पहला अक्षर है तो ता पहले अक्षर को क्या? द हो गया, ता था द, तो ये डबल द होके महत दुखम। सुप और अंत, प वर्ग के प की जगह पे क्या होगा? प फ ब, ये हो गया हमारा सुबंत। ये हमारी कौन सी संधि थी? जशत्व संधि। आपकी समझ में बड़े आराम से आई होगी। इसके बाद आते हैं हम विसर्ग संधि पे। कौन सी संधि पे? विसर्ग संधि पे। अब विसर्ग संधि के भेद देखिए। विसर्ग संधि के भेद में पहला है उत्व विसर्ग, दूसरा है रुत्व विसर्ग, तीसरा है विसर्ग का लोप, चौथा है सत्व अर्थात विसर्ग का स होना। कितने भेद हैं इसके? 4 हैं। उत्व विसर्ग, रुत्व विसर्ग, विसर्ग लोप और सत्व विसर्ग। अब पढ़ते हैं हम उत्व विसर्ग। क्या पढ़ेंगे हम? हम यहाँ पे पढ़ेंगे उत्व विसर्ग। उत्व विसर्ग का मतलब है विसर्ग का ऊ होना। विसर्ग का क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा, इसलिए हमारी संधि का नाम है उत्व संधि। विसर्ग का ऊ कैसे होता है? यदि विसर्ग के पहले अ स्वर हो और उसके बाद अ अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा अथवा पांचवा अक्षर हो, या फिर या र ल व हो, तो विसर्ग का ऊ हो जाता है। तथा प्रथम अ को ऊ में मिला करके गुण संधि बनती है हमारी। कौन सी हमने पढ़ी थी गुण संधि? कहाँ पढ़ी थी?